हेलो गाइस, लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हमने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर 16 देखा था। चैप्टर 16 का थोड़ी सी पार्ट रह गया था, तो वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा था। कुछ इंडस्ट्रीज़ हमने लास्ट लेक्चर में कवर करी थी। अब ये बाकी बची कुछ इंडस्ट्रीज़ को देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है हमारी वो है जिंक लेड स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, है ना। तो जिंक जो है हमारा, ये स्टील को कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो आपने अगर याद हो, आपको साइंस में हमने पढ़ा था स्कूल में कि जो हमारा आयरन होता है और स्टील होता है उसमें कोटिंग चढ़ा दी जाती है ऊपर से, है ना, स्प्रे कर दिया जाता है जिंक का, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो वहाँ यूज़ होता है जिंक का। फिर लेड जो है उसका यूज़ होता है बैटरीज में। और जिंक और लेड जो हमारे हैं ये मेनली किस फॉर्म में मिलते हैं? सल्फाइड्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो पूरी प्रोसेस यहाँ पे क्या होती है पहले वो देखते हैं। रॉ मटेरियल क्या है इसके, जिंक और लेड स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के। तो जिंक सल्फाइड है या फिर लेड सल्फाइड है ना। फिर इसके बाद बेनिफिशिएशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन करना जिंक का, लेड का। पहले क्या ओर के फॉर्म में रहेगा। सपोज करिए एक चट्टान है ना, ओर। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स या मेटल्स रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे, इससे टुकड़े अलग कर करके एक जगह रखेंगे जिससे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सके, उसको हम बोलते हैं बेनिफिशिएशन, है ना। फिर इसके बाद जो ये कॉन्सेंट्रेटेड और होती है उसको रोस्टिंग के लिए भेजते हैं, है ना, ब्लास्ट फर्नेस में। यहाँ पे ये कैल्सीन के फॉर्म में चेंज होती है। यहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ जो इसकी हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हो गया, ये निकल जाता है। और भी अगर कोई इम्प्योरिटी है तो वो भी इससे निकलती है इस प्रोसेस में। सो कैल्सीन में बेसिकली क्या होता है? जिंक ऑक्साइड, है ना, जिंक इससे निकलने वाला है। उसी तरीके से क्रूड मोल्टन लेड भी निकाला जाता है, लाइमस्टोन फ्लक्स यूज़ करके, कोक यूज़ करके। तो ये बीच के प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजुअली क्या होता है ना, अगर कोई प्रोसेस का फेमस नाम है तो आप उसको याद रख लीजिए, अदरवाइज इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रफली जो हम ये मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, सबका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है कि पहले ओर को उठा के लाते हैं, फिर उसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, फिर उसको ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, फिर ब्लास्ट फर्नेस से अलग अलग अमाउंट में वो मेटल निकलता है, उसको और फिर प्योरीफिकेशन की तरफ ले जाते हैं। तो ये लीचिंग है, प्योरीफिकेशन है, इलेक्ट्रोवाइनिंग है ना। तो इन सब में क्या हो रहा है? इम्प्योरिटीज़ हटती जा रही हैं हर स्टेज में। और इम्प्योरिटीज़ में हमने लास्ट के लेक्चर्स में भी देखा था कि बहुत सारे मेटल निकलते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। उसको भी अलग से एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया जाता है, और जो मेन हमारा प्रोडक्ट है वो तो निकलता ही निकलता है ना। यहाँ बाई प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर कलेक्टेड एज स्लाइम्स। इसमें एक और खास बात क्या है कि जो हमारे ग्रैन्युलेटेड लेड जिंक स्लैग होता है, इट कैन रिप्लेस सैंड। तो जो हमारी, आपको पता होगा कि कुछ भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो सीमेंट के साथ हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? सैंड का उपयोग करना पड़ता है, वो पूरा मिक्सचर बनाने के लिए। और वो भी ये वाली सैंड कहाँ से रहती है? रिवर वाली, है ना। ये समुद्र वाली सैंड नहीं है, रिवर वाली है। अब रिवर वाली सैंड क्यों यूज़ करते हैं और समुद्र वाली क्यों नहीं यूज़ करते? उसका रीज़न है कि रिवर वाली जो सैंड होती है, इसके पार्टिकल का जो शेप होता है वो इररेगुलर होता है। कोई ऐसे शेप का है, कोई गोल है, कोई ट्रायंगल है, कोई ये है, तो आपस में ये मिलके एक स्टेबल बेस बना लेते हैं। लेकिन जो हमारी ओशियन वाली सैंड होती है वो सारी गोल गोल होती है, तो उसमें बहुत सारा आपको गैप मिलेगा और ये रिलेटिवली अनस्टेबल होती है, तो कंस्ट्रक्शन इससे नहीं की जा सकती। तो अगर रिवर सैंड है तो रिवर सैंड कम अमाउंट में है ना, अनलिमिटेड तो है नहीं हमारे पास। तो इसीलिए जो ग्रैनुलेटेड लेड जिंक स्लैग है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इससे पॉल्यूशन किस किस टाइप का होता है? तो एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से निकल रहे हैं? पर्टिकुलेट मैटर हो गया, इसमें भी बहुत सारे होते हैं अलग अलग, है ना। PM 10, PM 2.5 और PM 10, और वो भी अलग अलग टाइप के रहेंगे, है ना। फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी है हमारा, जो काफ़ी अमाउंट में निकलता है। इसके साथ साथ वेस्ट वाटर भी निकलता है, कहाँ कहाँ से? इलेक्ट्रोलिटिक बाथ से, स्लाइम रिकवरी से, जो एसिड में स्पेंड करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी के दौरान, उसमें निकलता है। कूलिंग वाटर के तौर पे यूज़ किया हुआ वाटर में निकलता है, एयर स्क्रबर में यूज़ किया हुआ। तो इस तरीके से यहाँ से क्या निकल रहा है? वेस्ट वाटर। तो पानी में जाएगा ये वाटर अगर ट्रीट नहीं किया गया तो। फिर हैवी मेटल की लीचिंग भी होती है। जो हमारा स्लैग है, स्लैग बेसिकली इम्प्योरिटी कह लीजिए आप, डिजॉल्व फॉर्म में। तो इसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स भी होते हैं, तो अगर इनको ट्रीट नहीं किया गया, डायरेक्ट डाल दिया गया, तो उस केस में क्या होगा कि ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्री है हमारी एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो इसमें आपको एक याद रखना है प्रोसेसेस का नाम, कि बेयर प्रोसेस किससे रिलेटेड है? एल्यूमिना से, है ना। एल्यूमिनियम की प्रोसेसिंग के दौरान बेयर प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं। हाल हेरोल्ड प्रोसेस किससे रिलेटेड है? ये भी एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग से। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं कि बेयर प्रोसेस किससे एसोसिएटेड है ना, किस मेटल से एसोसिएटेड है, किस किस ओर से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे बॉक्साइट ओर है। बॉक्साइट किसके लिए हम यूज़ करते हैं?
बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। तो बेयर प्रोसेस से ही होता है कि जो ओर ले आते हैं हम, उससे एल्यूमिना निकालने की प्रोसेस क्या है, बेयर प्रोसेस। तो इसको आपको याद रखना है। फिर उसको और प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं बाई प्रोडक्ट है इस प्रोसेस का, रेड मड इसे बोलते हैं हम। पूरे अमाउंट में देख रहे हैं फैला हुआ है। तो रेड मड होता क्या है, बेसिकली द हाईली अल्कलाइन और हजार्डस बॉक्साइड रेसिड्यू है ये, है ना। बेयर प्रोसेस जो हमारी ओर से हमारी एल्यूमिना निकालने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ये रेड मड का रेसिड्यू हमें देखने को मिलता है। अब ये रेड क्यों है, क्योंकि मेनली ये आयरन ऑक्साइड के कंपोजिशन से बना है, उसी से इसको रेड कलर अपना इसका मिलता है। तो पहले बेसिकली क्या होता था कि ये जो रेड मड निकलता था, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही लैंडफिल में डिस्पोज कर देते थे। मतलब बहुत से एरिया में, जैसे हमने लास्ट फोटो में देखा, वहीं ले जाके डंप कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे इसके नए यूजेस के बारे में पता चल रहा है, वैसे वैसे हम इसको डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में ले रहे हैं। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर एज अ सोर्स ऑफ आयरन यूज़ कर सकते हैं इन प्रोड्यूसिंग आयरन रिच सीमेंट, लो कॉस्ट कंक्रीट। उसके साथ साथ सॉइल में भी डाल सकते हैं टू इम्प्रूव फॉस्फोरस साइकिलिंग, एमिलियोरेशन ऑफ साइल एसिडिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग प्रोसेस में यूज़ होता है इसका, है ना। पहले पहले जैसे नॉलेज नहीं था, उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, रिसर्च हो रही है कि इन रेसिड्यू को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वैसे वैसे इनको और यूज़ किया जा रहा है। तो जितना यूज़ हमारा इसका सेकेंडरी बढ़ेगा, उतना ही ये ओपन लैंडफिल में कम जाएगा, है ना। और जिसके कारण पॉल्यूशन भी रिड्यूस हो जाएगा अल्टीमेटली। फिर गैसेस कौन कौन सी निकलती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, पीएच भी निकलते हैं यहाँ से। तो ये सारे इसके एयर पॉल्यूशन है। इसके बाद है हमारा पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स, है ना। तो ये जो हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम क्या होता है बेसिकली हमारा, कि जितना भी वर्क होता है एक्सप्लोरेशन और माइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल में, उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम इंडस्ट्री है ये पेट्रोलियम की, है ना। फिर मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री कौन सी होती है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट वाली, कि पानी ऑयल निकाल लिया, उसको स्टोर कर रहे हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड में। और जो हमारी डाउन स्ट्रीम होती है, वो रिफाइनिंग होती है, कि क्रूड ऑयल को लाके रिफाइन करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के भी 3 प्रोसेस हैं यहाँ पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, कन्वर्जन प्रोसेस हो गया, ट्रीटिंग हो गया, है ना। अब क्योंकि ये पेट्रोलियम से रिलेटेड इंडस्ट्री है, तो यहाँ एयर पॉल्यूशन हर टाइप के ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस, लेड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बेंजीन जैसे पॉल्यूटेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर कभी कभी क्या होता है कि जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं, अगर ये लैंड है हमारा, है ना, सपोज करिए यहाँ पे ऑयल था, हमने ऑयल निकाल लिया। अब हो सकता है इस प्रोसेस में हमारे हमसे गलती हो जाए या कुछ भी मिस्टेक हो जाए, जिसके कारण ये पानी ग्राउंड ये ऑयल ग्राउंड वाटर में जाके मिलने लगे, है ना, आसपास के। तो उससे वाटर पोल्यूशन का, या जो एक्यूफायर है हमारे सरफेस के अंदर, उनके खत्म होने का डेंजर बढ़ जाता है। फिर यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, यस। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, यस। इट यूज इट्स यूज कॉसेस सल्फर एमिशन इन एनवायरमेंट, तो यस। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर होगा। फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्या है, बेसिकली जो हमारे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, उससे मल्टीपल आइटम बनाना, उससे जो चीज़ें निकलती हैं उनका यूज़ करके किसी और चीज़ को या किसी और प्रोडक्ट में चेंज कर देना, वो सारी इंडस्ट्री किस में आती है, पेट्रोकेमिकल्स में, है ना। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर हो गया, पॉलीमर हो गया, पीवीसी हो गया, इसमें पॉलीस्टाइरीन, परफॉर्मेंस पॉलीमर हो गया, फिर स्टाइरीन हो गया, सिंथेटिक रबर्स हो गए, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हो गए। सो क्रूड ऑयल से बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, और नेचुरल गैसेस, मतलब डायरेक्टली यूज़ नहीं होता। सपोज करिए क्रूड ऑयल से हमने कुछ प्रोडक्ट ए निकाला, अब इस प्रोडक्ट ए को यूज़ करके हम जाके तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये वाला काम हो गया, है ना। कि इससे कुछ निकल रहा है पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से, उसको यूज़ करके हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, पीवीसी बना रहे हैं, पॉलीस्टाइरीन बना रहे हैं, स्टाइरीन गैस बना रहे हैं, सिंथेटिक रबर बना रहे हैं, जिसका और एन नंबर ऑफ जगह में यूजेस होता है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अपनी पेट्रोकेमिकल्स वाली भी। फिर पॉल्यूशन किस टाइप का यहाँ पे होता है, पीएच का पॉल्यूशन हो सकता है, फिनॉल्स का, साइनाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड्स का, तो बहुत सारे का, तो बहुत डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन भी यहाँ पे हैं। इसके बाद है हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो इसमें एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं हमारे, पर्टिकुलेट मैटर हो गया, PM2.5 होगा इसमें, है ना, और PM10 होगा। फिर अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये गैसेस मेनली यहाँ से निकल रही है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से। इसके साथ साथ जो प्रिलिंग टावर होते हैं,
यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के केस में। प्रेलिंग मतलब जो बेसिकली यूरिया गोल गोल फॉर्म में हमको मिलती है ना देखने को, आप जब एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो ऐसे गोल गोल फॉर्म में वो आपको बैग में दिखेगी, तो उसी को हम बोलते हैं प्रिल्ड यूरिया का फॉर्म, है ना। तो जब उसको बनाते हैं तो उससे यूरिया डस्ट भी निकलती है बहुत ज़्यादा, तो ये भी एयर पॉल्यूटेंट के तौर पे काम करती है। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन कौन कौन से निकल रहे हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से। अब जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री से तो निकलेंगे ही, इसके बाद यूजर्स से भी निकलेंगे। तो इंडस्ट्री के जो वेस्ट वाटर है उससे कौन कौन से पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं और पानी में ऐड हो रहे हैं। अमोनिया, कल नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गए, जैसे वनेडियम, आर्सेनिक हो गया, क्रोमियम हो गया, है ना। तो ये सारा अलग अलग प्रोसेसेस में यूज होता है और यही वेस्ट वाटर वाटर के फॉर्म में निकलता है। फिर फ्लोराइड्स भी हैं हमारे जो वाटर में ऐड होते हैं। इसके साथ साथ जो हम जितना भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, वो भी कहीं ना कहीं लीक होके पानी में ही जाता है, तो इससे ह्यूज अमाउंट का पॉल्यूशन होता है। फिर डिस्टलरीज हो गई, डिस्टलरीज जहाँ पे हमारी अल्कोहल बनती है ना। तो इस इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है। बेसिकली अल्कोहल का यूज़ कहाँ होता है, तो एक तो लोग पर्सनल कंजप्शन में यूज़ ही करते हैं, उसके साथ साथ केमिकल के तौर पे यूज़ होता है ये। फार्मास्यूटिकल इसका यूजेस हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, बेवरेज की तरह यूज़ होता है, फूड की तरह, परफ्यूम की तरह। तो बहुत ही वाइड यूज़ है इसका, है ना। अब ये इंडस्ट्री यूज़ क्या करती है अल्कोहल बनाने के लिए, शुगर केन मोलासेस हो गया, सीरियल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, शुगर बीट हो गया, और भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं। इसीलिए यहाँ से बेसिकली जब डिस्चार्ज निकलता है तो उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ आपको ऑर्गेनिक मैटर दिखेगी, जिससे हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है ना। फिर नाइट्रोजन कंपाउंड्स इसमें आपको दिखेंगे बहुत सारे, तो उससे यूट्रोफिकेशन वाटर बॉडीज में हो सकता है। लो पीएच वाला वाटर होता है ये जो वेस्ट वाटर यहाँ से निकलता है। हाई टेम्परेचर है इनका, हाई टर्बिडिटी है और हाई सैलिनिटी है। तो ये सब जब वाटर में ऐड होगा तो अल्टीमेटली वाटर की क्वालिटी को डिटरियोरेट कर देगा पूरी तरीके से। अब इसके बाद है हमारी पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। तो ये पूरी आप प्रोसेस देख सकते हैं किस तरीके से लकड़ी से जो हमारा पेड़ होता है उससे कैसा पेपर पूरा अल्टीमेटली बनता है। सो पेपर बनाने में बेसिकली हम बहुत सारी एनर्जी का यूज़ करते हैं, बहुत सारे वाटर का यूज़ करते हैं और बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। जैसे सल्फाइड सैल्ट हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया, सोडियम सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया। तो ये केमिकल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। अब इसके बाद जो ये पूरी प्रोसेस होने के बाद जब यहाँ से वेस्ट वाटर निकलता है तो उसमें हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फाइड है, क्लोरीन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, HCl है। और गैसेस में कौन कौन सी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, मिथाइल मरकैप्टन, सल्फर। तो इसमें आपको डिटेल में याद नहीं रखने हैं कौन कौन से गैसेस निकल रहे हैं, कौन कौन से पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं। बट अगर कोई टर्म आ रहा है, यूनिक सा टर्म आ रहा है, उसको ज़रूर याद रखिए कि इस इंडस्ट्री से ये टर्म रिलेटेड है, इस इंडस्ट्री से ये प्रोसेस रिलेटेड है। जैसे रेड मड अब किससे निकल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम की प्रोसेसिंग करते हैं हम, उससे निकलता है, बेयर प्रोसेस के दौरान निकलता है। तो ये सारी एसोसिएशन आपको याद रखनी है, डिटेल में नहीं याद रखना है कि एक एक केमिकल का नाम आपको याद होना चाहिए। अब कॉस्टिक सोडा बनाने वाली इंडस्ट्री है उसको देख लेते हैं। तो ये कॉस्टिक सोडा बनता कैसे है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन यूजिंग मर्करी सेल एंड मेम्ब्रेन सेल प्रोसेस। तो मेम्ब्रेन सेल प्रोसेस का नाम यहाँ पे आ गया आपको देखने को, है ना। मर्करी सेल का नाम याद आ गया, इनको याद रखना है आपको, है ना, कि कभी बाद में आपको ये सारे नाम याद आने चाहिए कि कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मेम्ब्रेन सेल प्रोसेस, है ना, या मर्करी सेल का हम यूज़ करते हैं। फिर कॉस्टिक सोडा है क्या। कॉस्टिक सोडा का बहुत ह्यूज उपयोग होता है पल्प पेपर इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट में, पैकेजिंग में, एग्रीकल्चर में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, टेक्सटाइल, तो बहुत सारा इसका यूज़ है। फिर क्लोर अल्काली इंडस्ट्री भी है, ये प्रोड्यूस क्या करती है, कॉस्टिक सोडा, सोडा एस, क्लोरीन, हाइड्रोजन। और ये सारे प्रोडक्ट फिर यूज़ किए जाते हैं तो अलग अलग और भी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे पेपर, सोप, डिटर्जेंट, केमिकल। तो यूजेस बहुत सारे हैं इसके, है ना। अब इसमें मर्करी प्रोसेस एसोसिएटेड है तो उसका एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। उसके साथ साथ हैंडलिंग ऑफ क्लोरीन, इट्स वेपर एंड हाइड्रोजन। तो ये सारा रिस्क पड़ता है, इसीलिए इसको 17 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री की कैटेगरी में भी डाला गया है स्पेसिफिकली। फिर वेस्ट वाटर जो जनरेट होता है उसमें भी हैवी मेटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद टैनरी है। टैनरी में बेसिकली लेदर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। जो स्किन होती है जानवरों की उसको ले आके ये लोग बेसिकली प्रोसेस से गुजारते हैं, जिसके बाद वो लेदर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम बीम हाउस ऑपरेशन, है ना। तो यहाँ से स्किन आ रही है स्लाउटर हाउस से, उसको डुबाया जाता है, लाइमिंग की जाती है उसकी, है ना। फिर डी लाइमिंग की जाती है, फिर बेदिंग की जाती है, प्योरिंग की जाती है, फिर पिकलिंग की जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस एक दी हुई है यहाँ पे। फिर क्रोम टैनिंग की जाती है ताकि बैक्टीरिया से बचाया जा सके जो लेदर यहाँ पे निकलेगा इसके बाद। इस पूरी प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर निकलता है ना। जो गंगा में पॉल्यूशन भी हो रहा था
उसका एक बड़ा रीज़न यही था, जो आसपास की यूपी की जो पूरी बेल्ट है ना ऊपर की, ऐसे गंगा के राउंड, वहाँ पे पहले बहुत बड़ी लेदर इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी, ऊपर नीचे ऐसी बहुत सारी है ना। जिसके कारण हो क्या रहा था कि बहुत सारी ऐसी टैनरी से अनट्रीटेड डायरेक्टली गंगा में डिस्पोज कर देते थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, पॉल्यूशन एक्सट्रीम अमाउंट में फैल रहा था। तो अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी टैनरी बंदी करवा दी हैं ऑल टुगेदर, और जो अब चल भी रही हैं उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट लॉज लगते हैं कि या तो आप ट्रीट करिए या उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ डाइवर्ट करते हैं, डायरेक्टली गंगा में ऐड नहीं होने देते। वेस्ट वाटर में आप देख सकते हैं क्रोमियम हैवी मेटल के तौर पे, ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत हाई होता है इसमें, और भी तरह तरह के केमिकल्स होते हैं इस वेस्ट वाटर में। एयर पॉल्यूटेंट इस इंडस्ट्री से बहुत मिनिमम है बाकी इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, ये मेजर हो गया, बाकी और कोई खास इससे निकलता नहीं है। मेनली इसमें वेस्ट वाटर ही निकलता है। इसके बाद है हमारी शुगर इंडस्ट्री। तो प्रोसेस क्या है, जो शुगर केन होता है हमारा, या शुगर बीट है, उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, फिर जूस उससे निकाला जाता है उसको तोड़ के, फिर उसका फिल्ट्रेशन करते हैं, उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, फिर जो क्रिस्टल है उसको सुखाते हैं और वो अल्टीमेटली शुगर बन जाता है ना। तो बाई प्रोडक्ट इससे कौन कौन से निकल रहे हैं, पहला बाई प्रोडक्ट क्या है, प्रेस मड। ये कब निकलता है, ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन ऑफ केन जूस। तो इसको भी कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यूज एज अ फर्टिलाइजर, सॉइल अमेंडमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, बायोसॉर्बेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, एनिमल फीड की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बाई प्रोडक्ट है वो है मोलासेस, है ना। ये एक बेसिकली डार्क विस्कस विस्कस सिरप है। कब निकलती है ये, ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ शुगर केन जूस इनटू शुगर। तो इसके भी यूज़ होते हैं बहुत सारे, स्वीट, इट इज़ यूज टू स्वीटन एंड फ्लेवर फूड्स। ब्राउन शुगर बनाने में इसका यूज़ होता है, इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ होता है, एनिमल फीड की तरह यूज़ होता है, और सॉइल अमेंडमेंट करने में भी यूज़ इसका होता है। फिर इसके बाद है बगैस। तो बेसिकली ये फाइबर के फॉर्म में है, जैसे पूरा आपने जब उससे जूस निकाल लिया शुगर केन से, और उसको बहुत छोटे छोटे उसमें फॉर्म फॉर्म में तोड़ देते हैं, इसको ड्राई पल्पी फाइब्रस मटेरियल होता है ना। तो ये बेसिकली फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है शुगर इंडस्ट्रीज़ में, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जा सकता है पेपर पल्प इंडस्ट्रीज़ में। इसके साथ साथ जो हमारा फूड वाला आइटम है ना, अब नए नए कुछ स्टार्टअप्स आए हैं इंडिया में, जो इसी बगास को यूज़ करके डिकम्पोजेबल वो कटलरी बना रहा है, डिस्पोजेबल जो थालियाँ होती हैं, अभी आपने देखा होगा स्टाइरोफोम के बने होते हैं, उसकी जगह बगास के जो हमारे प्लेट हो गया, चम्मच हो गया, या कोई कटोरी हो गई छोटी सी डिस्पोजेबल वाली, तो उसको एक कंपनी बेचती भी है, जो बायोडिग्रेडेबल है और इन्वायरमेंटली अच्छी भी है। तो एयर पॉल्यूशन क्या क्या होता है हमारा शुगर इंडस्ट्रीज से। सो बेसिकली जब शुगर केन की पत्तियां जलाई जा रही हैं, रेसिड्यू जलाए जा रहे हैं, बहुत केसेस में बगायस भी जलाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह इंडस्ट्री में इसको यूज़ करना नहीं आता लोगों को, तो सिंपली जला देते हैं। तो उससे फ्लाई ऐश निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रेट्स, कार्बन कंपाउंड, सल्फेट्स, तो एन नंबर ऑफ गैसेस निकल रही हैं अलग अलग टाइप की। फिर सल्फिटेशन प्रोसेस होती है यहाँ पे, और कार्बोनेशन की प्रोसेस होती है, उसमें भी एट द एंड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में ऐड होता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन हो गया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नॉन मीथेन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। तो ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की ग्रीन हाउसेस गैस भी हैं। फिर वाटर यूजेस बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली हमारा शुगर केन है ना, ये एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वाटर इंटेंसिव। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी लगता है शुगर केन को उगाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, टू मैच्योर इन अ फील्ड 1 किलो ऑफ शुगर केन रिक्वायर्स 1500 टू 2000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद इसको तोड़ के क्रश करने के दौरान भी 1 टन इनको क्रश करने के लिए 1500 से 2000 लीटर ऑफ वाटर लग जाता है। फिर इसीलिए हज़ारों लीटर वेस्ट वाटर भी निकलता है यहाँ से, है ना। इसकी क्रॉप लगाने से कंडीशन कुछ कुछ एरियाज में इतनी ख़राब हो गई हैं, स्पेशली पंजाब का एरिया हो गया, कि वहाँ पे जो वाटर लेवल है ग्राउंड वाटर का बहुत लो जा रहा है। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि जो बाकी पल्सेस है, बाकी जो हमारी क्रॉप्स हैं, उसमें भी एमएसपी का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, ताकि लोगों फार्मर्स को मोटिवेट कर सके कि भाई आप लोग और कुछ और भी लगाइए, सिर्फ गन्ना लगा के या फिर ऐसी क्रॉप्स लगा के जिसमें एमएसपी बस मिल रहा है, उससे इन्वायरमेंट को और जो पानी का लेवल है वहाँ पे उसको ह्यूज इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है शुगर इंडस्ट्री से। सो बेसिकली जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है, इट रैंक्स थर्ड फॉर द अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड।
मतलब इतना ज़्यादा इससे वेस्ट वाटर निकल रहा है कि तीसरे रैंक पे आती है जितनी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे। तो इसमें बहुत सारा वेस्ट वाटर निकलता है जिसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूशन लोड होता है बहुत ज़्यादा। जैसे सस्पेंडेड पार्टिकल होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, बगास होगा, प्रेस मैट होगा, मतलब वही पूरा पेड़ के जो टुकड़े बच जाते हैं आखिरी में, वही सब इसमें लिखा हुआ है। उसके कारण क्या होगा कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत हाई होगी, जिसके कारण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज विल बी वेरी हाई। फिर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी देखने को मिलते हैं हमको कहीं कहीं जगह पे। वाटर पॉल्यूशन भी ह्यूज अमाउंट में ये इंडस्ट्री करती है। तो हमारे 16th चैप्टर में यही तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।